Friends, I welcome you all to this learning session. Today, the poem you are going to look at is एस्कोलॉजी जिप्सी यानी जिस पोएम को आज हम लोग डील करेंगे यानी जिस पोएम को हम पढ़ेंगे उसका नाम एस्कोलॉजी जिप्सी है और इट इज़ अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नल्ड। इसका जो राइटर हैं वो मैथ्यू आर्नल्ड हैं। तो पोएम शुरू करने से पहले हम मैथ्यू आर्नल्ड पे कुछ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पोएम के प्लॉट पे चलेंगे, इस पोएम में जो कहानी है उसको देखेंगे। He was a great Victorian poet, critic and educationist from 19th century. मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एज से थे, आप सब जानते हैं, और वो एक ब्रिलियंट क्रिटिक भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे और 19th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एरा से। विक्टोरियन एरा जो आप देखेंगे 1837 टू 1901 की जो पीरियड है उसको विक्टोरियन एज कहते हैं। उससे पहले 1798 टू 1837 का जो पीरियड है उसको हम रोमांटिक एज इंग्लिश में जानते हैं। जब आप इंग्लिश हिस्ट्री को पढ़ेंगे और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें आपको विक्टोरियन और रोमांटिक एज, ये दो एज मिलेंगे। यानी 19th सेंचुरी को दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट हाफ जो होता है वो रोमांटिक एज होता है और जो सेकेंड हाफ होता है वो विक्टोरियन एज होता है। 1798 टू 1837 का जो पीरियड होता है वो रोमांटिक एज होता है और 1837 टू 1901 का जो पीरियड होता है उसे विक्टोरियन एज कहते हैं। तो विक्टोरियन एज से ही थे और उस दौर के फेमस पोएट थे, क्रिटिक भी थे और एजुकेशन के फील्ड में भी इनका काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोइट्री पढ़ाते थे। He was born on 24th December 1822 at Laleham on Thames, Middlesex in England. इनकी जो पैदाइश थी वो 24 दिसंबर 1820 22nd और 1822 भी बोल सकते हैं। लेलहम ये एक विलेज है जो कि एट द साइट ऑफ टेम्स रिवर है, यानी टेम्स रिवर के करीब है। और मिडिलेक्स जो रीजन है इंग्लैंड की, वहाँ पे ये जगह है जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी या जहाँ पे ये पैदा हुए थे। और ये इस दुनिया से गए थे 1888 में गए थे, यानी ही डाइड इन 1888 और ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन 1888। तो आप याद रख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो इनका डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ पासिंग है। यानी पैदा हुए थे 24 दिसंबर 1800 22nd, और जिस गांव में पैदा हुए थे जो 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 लेलहम है, और ये टेम्स नदी के साइड में है। टेम्स नदी आप जानते हैं जो कि काफ़ी फेमस रिवर है इंग्लैंड में, और जिस रीजन में ये पैदा हुए थे वो मिडिलेक्स बोला जाता है उसे। दूसरी पॉइंट ये है कि ही वॉज एजुकेटेड एट रग्बी एंड देन ऑक्सफोर्ड, यानी इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी, स्कूलिंग था, वो रग्बी चैपल जिसमें इनके फादर हेड मास्टर थे, जहाँ पे इनकी स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड गए। हिज फादर Thomas Arnold was a noted historian and educational reformer and a headmaster. इनके पिताजी, जिनका नाम थॉमस आर्नल्ड है और वो काफ़ी जाने पहचाने, वेल नोन, सेलिब्रेटेड और फेमस कह सकते हैं हिस्टोरियन थे, और साथ ही साथ एक एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे। एजुकेशन को एक नई लाइट में इंग्लैंड में पेश किया था, और ये हेड मास्टर थे रग्बी चैपल जहाँ पे अर्नल्ड अपनी शुरुआती पढ़ाई की। तो ये हेड मास्टर, एक स्कूल था जो रग्बी चैपल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ये हेड मास्टर थे, और मैथ्यू आर्नल्ड अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी स्कूल में रग्बी चैपल में किए थे। और रग्बी चैपल नाम से इनकी एक पोएम भी है जिसमें अपने फादर को इन्होंने याद किया है उनके गुजर जाने पे।
He wrote his first volumes of poems in 1849, यानी 1849 में इन्होंने अपनी पहली कलेक्शंस जो पोइट्री की फील्ड में था इनका, इन्होंने लिखा था और पब्लिश किया था, ऐसे कह सकते हैं। और in 1857 he became the professor of poetry in Oxford, और ऑक्सफोर्ड में पोइट्री के प्रोफेसर बने, जो कि 1857 में। जैसे कि बताया था, रग्बी चैपल ये वो स्कूल है जहाँ पे इनकी स्कूलिंग हुई थी, और इसी स्कूल के हेड मास्टर थे इनके पिताजी, इनके फादर। रग्बी चैपल एक इज़ एन एलिजिक पोएम और एलिजिक पोएम इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। इनके फादर जब इस दुनिया से गुजर गए, व्हेन ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, so his son Matthew Arnold composed a poem in the memory, and it is a personal elegy। ये एक शोक गीत है जो जिसमें अपने फादर को इन्होंने याद किया है। अर्नल्ड is called the prophet of modern society। इनको prophet of modern society कहा जाता है। prophet आप जानते होंगे, prophet जिसका मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर के मैसेज को दुनिया तक पहुंचाता है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं। और मॉडर्न सोसाइटी यानी इस आधुनिक समाज जिसमें हम रहते हैं, इसके प्रॉफिट कहे जाते हैं ये। तो ये एक लक़ब है, एक टाइटल है जो इन्हें मिला है, द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश लिटरेचर में ख़ास तौर से विक्टोरियन एज से ऐसे कौन से पोइट हैं जिन्हें प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कहा जाता है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड, जिनको प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। Arnold believed that there should be seriousness in literature and poetry should be in a grand style। तो अर्नल्ड का यकीन था कि पोइट्री में ह्यूमर नहीं होना चाहिए, लिटरेचर में मजाकिया बातें नहीं होनी चाहिए, एक सीरियसनेस होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा था कि पोइट्री इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ गवर्न बाय पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। जो कि स्टडी ऑफ पोइट्री इनकी एक ऐसे है जिसको आप पढ़ेंगे फर्दर पार्ट थर्ड में, जिसमें इनकी फ़िलॉसफी है और इनका नज़रिया है, जिस तरीके से ये लिटरेचर की तरफ देखते हैं और बताते हैं कि लिटरेचर जो है वो किस तरीके से, ख़ास तौर से पोइट्री पे इन्होंने बात किया है कि पोइट्री किस तरीके से इंसान को कंसोल करता है, सस्टेन करता है और जीने का तरीका, मैनर सिखाता है। और इस तरह की पोइट्री में यानी लिटरेचर में कोई भी नॉनसेंस वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी मॉकिंग बातें नहीं होनी चाहिए। पोइट्री अक्सर सीरियसनेस के साथ लिखनी चाहिए, यानी लिटरेचर में सीरियसनेस होना चाहिए। और जो इसका स्टाइल होना चाहिए, यानी लॉफ्टीनेस होना चाहिए उसमें, यानी शब्दों का चुनाव जो आप करते हैं पोइट्री के राइट लिटरेचर में या पोइट्री में, वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो उन्होंने दिया कि ग्रैंड स्टाइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इसी ग्रैंड स्टाइल में पोइट्री लिखा जाना चाहिए। जैसे कि आप टी.एस. इलियट को भी आप देखे होंगे, और साथ ही साथ जॉन मिल्टन जो कि प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। इनकी पोइट्री और इनकी एक पोएम है जो कि क्लासिक एपिक है और एक तरह से लिटरेरी एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट। और इसमें इन्होंने ग्रैंड स्टाइल को इस्तेमाल किया है और इसके लिए मैथ्यू आर्नल्ड ने उन्हें अपनी स्टडी ऑफ पोइट्री में अप्रिशिएट भी किया है कि कितनी इम्पॉर्टेंट होता है ग्रैंड स्टाइल में बात करना, ख़ास तौर से जब आप पोइट्री लिख रहे होते हैं। तो मिल्टन की जो बुक है और जो कि एपिक है और एक लिटरेरी एपिक है, वो है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, जिसमें मिल्टन ने ग्रैंड स्टाइल को इस्तेमाल किया है, यानी लॉफ्टी वर्ड्स और ग्रैंड वर्ड्स। डिक्शंस जो रहे हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड वर्ड्स और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बातों को रखी गई हैं, जो कि आप अगर पढ़ें पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, जो कि एक प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। और उसमें ख़ास तौर से प्यूरिटन एज में 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ये, मिड 17th सेंचुरी यानी 1660 के बाद इनकी पोइट्री आपको जो फेमस पोइट्री रही हैं, यानी जो फेमस पोएम्स रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा।
तो इन्होंने भी उसी बात को क्या है कि इनकरेज किया है और साथ ही साथ इन्वोक किया है कि आप पोइट्री को ख़ास तौर से ग्रैंड स्टाइल में लिखें और लिटरेचर में सीरियसनेस होनी चाहिए। क्या है कि जो पोएम आज हम पढ़ेंगे, ए स्कॉलर जिप्सी, इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पोइट्री के मेन सेंट्रल आइडियाज़ पे चलेंगे और इसकी कहानी को देखेंगे कि स्कॉलर जिप्सी में मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या बात किया है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जान लेना चाहिए। ये पोएम जो है ए स्कॉलर जिप्सी, ये एलेजाइक है और फिलोसफिकल है। एलेजाइक का मतलब कि ये एक एलेजी वाला टोन मेंटेन किया गया इसमें, यानी एक शोक है। और शोक ऐसा नहीं कि किसी इंसान पे है, ये पूरी कम्युनिटी पे है, पूरी मॉडर्न मेन पे है जो फ्रस्ट्रेशन और फेलियर के शिकार हो जाते हैं, और वो भी मल्टीपल गोल्स पर शूट करने की वजह से। और फिलोसफिकल है, ऐसा नहीं कि आप इसकी कोई एक लेयर है, इसमें अनेकों लेयर्स आप निकाल सकते हैं। ये एक पर्सनल एलिजी नहीं है, यानी इट इज़ नॉट अ पर्सनल एलिजी लाइक थायरिसिस एंड रग्बी चैपल। इनकी दो और एलिजी है जो कि मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। एक का नाम थायरिसिस है, दूसरा का नाम रग्बी चैपल है। और रग्बी चैपल अपने फादर की मेमोरी में इन्होंने लिखा था, और थायरिसिस जो कि अपने दोस्त की मेमोरी पे लिखा है इन्होंने। तो ये एक पर्सनल एलिजी बिल्कुल नहीं है, जैसे कि थायरिसिस है और रग्बी चैपल है। ये है क्या, वो आपको बता देते हैं। ये एक इमेजिनेटिव एंड आइडियलिस्टिक एलिजी है जो कि लाइफ पे है, फेल्योर पे है, फ्रस्ट्रेशन पे है, और साथ ही साथ मिस्टीरियस disappearance of a 17th century scholar from Oxford University। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जिस तरीके से एक 17th सेंचुरी स्कॉलर होता है और रहस्यमय तरीके से चला जाता है, उस पर भी ये एक एलिजी है। तो एलिजी ये है, लेकिन इमेजिनेटिव और आइडियलिस्टिक एलिजी है जो कि लाइफ, फेल्योर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन पे है, और साथ ही साथ मिस्टीरियस डिसअपियरेंस ऑफ अ 17th सेंचुरी स्कॉलर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी एक स्कॉलर होता है, एक विद्वान होता है जो अचानक किसी कारणवश, क्या होता है कि 17th सेंचुरी की स्टोरी है ये, और वो ऑक्सफोर्ड से चला जाता है, और जिस जिस तरह से जाता है उस पे ये एक एलिजी है। Arnold's story of the scholar is based on the story mentioned in Glanville's Vanity of Dogmatizing। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अर्नल्ड जिस स्टोरी को बेस बनाया है, यानी जिस कहानी को इस स्कॉलर जिप्सी में अपनी पोएम में लिया है, वो दरअसल स्टोरी पहले से मेंशन्ड है, जो कि एक मिड 17th सेंचुरी की एक किताब है जिसका नाम है वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, और इसका राइटर ग्लैनविल हैं। तो ग्लैनविल वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में जो कहानी मेंशन की गई है एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर का, उसी कहानी को लेकर के मैथ्यू आर्नल्ड ने स्कॉलर जिप्सी लिखा है। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव पोएम है, कई नज़रिए में, कई एंगल से। आगे हम देखते हैं स्टोरी को। काफ़ी इस समरी को हम रीड करेंगे और एक एक लाइन को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी रीड करें और इसको कई बार समझने की कोशिश करें। The poem Scholar Gypsy begins with a dialogue between the poet and a shepherd companion of the Scholar Gypsy। तो क्या है कि ये जो पोएम है वो शुरू होता है एक डायलॉग से। पोएट और एक शेफर्ड कंपेनियन होते हैं जो कि स्कॉलर जिप्सी का दोस्त माना जाता है, यानी एक शेफर्ड कंपेनियन यानी एक दोस्त है और शेफर्ड है, और पोइट से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसका। तो वो भी स्कॉलर जिप्सी का दोस्त माना जाता है इन सेंस में कि वो भी एक शेफर्ड की तरह लाइफ जी रहा होता है।
तो पोएम की जब शुरुआत होती है तो एक कॉन्वर्सेशन से शुरू होता है, एक डायलॉग से शुरू होता है। पोइट होता है और साथ ही साथ एक शेफर्ड होता है। पोइट भी क्या है कि अपना दोस्त मानता है स्कॉलर जिप्सी को, क्योंकि क्योंकि वो स्कॉलर जिप्सी जो है वो काफ़ी इम्प्रेस करता है इसको, पोइट को भी, और शेफर्ड भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता है उस स्कॉलर जिप्सी में। The poet and the shepherd decide to resume the search for the lost scholar in Oxford countryside after the sunset. और ये कॉन्वर्सेशन है, एक तरफ शेफर्ड है जो अपने आप को दोस्त मानता है स्कॉलर जिप्सी का, एक तरफ पोइट है, और एक फील्ड है, एक गार्डन है, और एक तरह से समझे तो वो एक खेत है, हम लोग अगर समझें तो खेत है जिसमें, और वो कटा हुआ है अभी, और उसको काट दिया गया, और ये लोग शेड में बैठा हुआ है और कॉन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि स्कॉलर जिप्सी को तलाश किया जाए। तो ऐसा होता है कि पोइट और शेफर्ड ये दोनों यूनानिमसली ये लोग डिसाइड करता है कि हम क्या है कि सनसेट के बाद जो ऑक्सफोर्ड का ग्रामीण इलाका है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें माना जाता है कि स्कॉलर सूर्यास्त के बाद घूमता है, तो ये लोग सोचते हैं कि क्या है कि सूर्यास्त के बाद हम लोग क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में कंट्री साइड पे चलते हैं और तलाश करते हैं, हो सके कि किस्मत साथ दिया तो मुलाकात हो जाएंगी। It is believed that the scholar comes out of his hiding after sunset and takes a round of Oxford countryside. और ऐसा माना जाता है, ऐसा र्यूमर है लोगों के बीच, ऐसा समझा जाता है कि ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड, जो कि ऑक्सफोर्ड का जो जो ग्रामीण इलाका है, उसमें वो घूमता है, लेकिन दिन में नहीं घूमता है। वो जब शाम होता है तो सूर्यास्त के बाद वो अपने छुपने की जो जगह होती है, हाइडिंग जिसको कहा गया है, वहाँ से वो निकलता है और निकल करके ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड यानी ऑक्सफोर्ड की ग्रामीण जो इलाका है उधर घूमता है। ऐसा ये माना जाता है, ऐसा लोग जानते हैं। फिर आगे कहानी बढ़ती है। दे होप टू मीट हिम सम डे इन हिज इवनिंग रोमिंग्स। सॉरी, हिज नहीं होना चाहिए, देयर होना चाहिए, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग एरर है। दे होप टू मीट हिम सम डे इन देयर रोमिंग इवनिंग रोमिंग्स। तो रोमिंग्स का मतलब यहाँ घूमना है, वॉन्डरिंग है, और घूमना फिरना है। तो वो लोग उम्मीद करते हैं, पोएट और शेफर्ड की बात हो रही है, पोएट और शेफर्ड की बात हो रही है कि पोएट और शेफर्ड दोनों ये यकीन करते हैं कि हो सकता है कि शाम में किसी दिन उनकी मुलाकात हो जाए घूमते हुए। और जो शेफर्ड, द शेफर्ड रेफर्ड टू इज़ अर्नर्स पोएट फ्रेंड फ्लो। और जिस शेफर्ड की बात की गई है यहाँ पे, शेफर्ड का मतलब ग्रेडिया, भेड़ चराने वाला, तो जिस शेफर्ड का जिक्र जो होता है, रेफ़र किया जाता, उल्लेख किया जाता है बार बार पोइट के द्वारा, वो कोई और नहीं है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ अर्नल्ड, जिसका नाम होता है क्लो। The poet waits for the shepherd in a shady corner of a newly harvested field। और पोइट क्या करता है कि दोस्त को बोलता है कि तुम जाओ, ठीक है, बकरी और जो भेड़ हैं उनको जा कर के जो हिली इलाका है उधर बुलाओ ताकि वो अपना चरने का काम करें। और शेफर्ड बोलता है कि हम क्या है कि, सॉरी, पोइट बोलता है कि हम तुम्हारी इंतज़ार करते हैं। एक शेडी कॉर्नर है, शेडी कॉर्नर का मतलब कि छायादार खेत है, खेत के जो कॉर्नर है उसमें एक छायादार जगह है, और उसी जगह पे जो कि खेत अभी अभी कटा है, न्यूली हार्वेस्टेड फील्ड है, मतलब अभी खेत की कटाई हुई है, और कॉर्नर पे एक शेडी जगह है, प्लेस है, जिसको बोलता है पोइट कि हम यहीं बैठकर इंतज़ार करते हैं तुम्हारी, और तुम और फिर उसके बाद हमारी मुलाकात होगी तुमसे। It is a beautiful and picturesque spot which arrests heart and imagination of the poet। और ऐसा है कि वो इतना खूबसूरत जगह होता है कि पोइट जब बैठता है और बैठ कर के जब वहाँ से ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड को देखता है,
तो इसकी दिल जो है वो गिरफ्तार हो जाता है उन खूबसूरत तस्वीरों में। और पोइट काफ़ी इमेजिनेटिव भी हो जाता है। पोइट अपने फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन में चला जाता है। From this spot at a certain height, the poet can definitely watch the towers of churches and colleges of Oxford at a distant below. तो क्या है कि जिस जगह पे मतलब the place where the poet is sitting and taking shelter in a shady corner, and from there, if he looks up down, he see all the churches, towers of churches, and and the colleges of Oxford दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जिस जगह से बैठ करके, जो कि शैली कॉर्नर है, वहाँ से जब पोइट नीचे देखता है, क्योंकि ये हिली इलाका है, थोड़ा ऊंचाई पे है, और नीचे देखता है तो दूर पे ऑक्सफोर्ड की जो कॉलेजेस हैं वो दिखाई पड़ती हैं, और साथ ही साथ क्या है कि जो टावर्स हैं, टावर्स का मतलब जो ह्यूज ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, जो चर्चेस हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। और नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि पोइट बिल्कुल गिरफ्तार हो जाता है। उसकी जो इमेजिनेशन है और उसका हार्ट है, गिरफ्त में आ जाता है उन खूबसूरत तस्वीरों को देख करके, जो दूर से जो सीनरी दिखाई देता है। फिर ऐसा है कि द पोएट हैज़ इन हिज हैंड ग्लैनविल्स बुक वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। तो पोएट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निहत्था है, कोई हाथ में कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। पोएट टाइम पास करने के लिए, एक तरह से आप कहें तो टू किल टाइम, क्योंकि पूरे दिन वो शैडी कॉर्नर पे बैठ कर के वो इंतज़ार करने वाला है अपने शेफर्ड फ्रेंड को। तो उसके पास एक किताब है, और वो किताब वही है जिसका नाम रेफ़र किया गया है, वो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। और ये ग्लैनविल की लिखी हुई किताब है, जो कि मिड 17th सेंचुरी में लिखी गई थी। तो पोएट के हाथ में वो किताब है जिसका नाम आप बोल्ड लेटर में देख सकते हैं, ग्लैनविल्स वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, दिस इज़ द बुक इन विच द स्टोरी ऑफ द स्कॉलर जिप्सी इज़ गिवन। और इसी किताब में क्या है कि स्कॉलर जिप्सी की कहानी दी हुई है। तो क्या है कि ये एक नैरेटिव पोएम है, और काफ़ी टेक्निकल अंदाज में लिखी गई हैं। सबसे पहले जब पोएम शुरू होता है तो पोएट अपने बिलवेड शेफर्ड फ्रेंड को बोलता है कि ऐसा है कि तुम जाओ और जा कर के खेत में बकरियों को छोड़ आओ, क्योंकि ज़रूरी है कि वो अपने खेत में खाने नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो ऐसा है कि जाओ उन लोगों को तुम चरा करके लेकर आओ, शाम में आओ, फिर क्या करते हैं कि हम वो स्कॉलर जिप्सी जिसकी तलाश है हम लोगों को, उसको खोजते हैं, उसको ढूंढते हैं कि वो है कहाँ। और एक शैडी कॉर्नर पे बैठ जाता है पोएट, और वहाँ से जब देखता है तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। पोएट कुछ देर के लिए बिल्कुल खो ही जाता है उन सीनरीज़ में। फिर ऐसा होता है कि पोएट अपने हाथ में एक किताब रखा है, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, और जिसमें उस स्कॉलर जिप्सी जिसके बारे में ये सोच रहा होता है लोग, उसकी कहानी होती है। It is this book that fired the imagination of the poet to discover the lost scholar। और यही वो किताब है जिसको पढ़ करके उसके दिमाग में बार बार ये बात आती है कि किसी न किसी तरह से क्या है कि ये स्कॉलर को ढूंढा जाए। फायर्ड द इमेजिनेशन, यानी उसकी जो 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 कल्पना था, उसकी जो ख्वाहिश थी, उसको उकसाने वाला यही वो किताब था, जिससे कि इनकी दिल में बात आना शुरू हुआ कि लॉस्ट स्कॉलर को ढूंढा जाए। दिस बुक गिव्स द स्टोरी ऑफ द स्कॉलर। और इसी किताब में क्या है कि वो कहानी दिया हुआ है। उससे पहले एक लाइन है कि नो मोर अबाउट हिम फ्रॉम द स्कॉलर हिमसेल्फ। और जब वो लोग स्कॉलर के बारे में जब लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ऐसा ऐसा दिमाग में आने लगता है कि क्या ऐसा क्यों नहीं हो कि हम लोग स्कॉलर से ही मिल लें। बात ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड की है और उसी में घूमता है, तो ऐसा है कि उससे मुलाकात करके खुद ही उससे जान लेते हैं कि उसके बारे में कि क्या कहानी है, क्या पूरा उसका जो लाइफ है, और किस तरीके से वो अपने लाइफ को जी रहा है, क्या उसके साथ हुआ था, और क्यों इस तरीके से वो अपनी लाइफ को ऑक्सफोर्ड से छोड़ कर के जिप्सीज़ के साथ चला गया।
तो दिल में बातें आती हैं कि किसी तरीके से जाना जाए और स्कॉलर से ही जान लिया जाए उसकी ज़ुबानी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। दिस बुक्स गिव द स्टोरी ऑफ द स्कॉलर। और वो जो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग किताब है जो इसके हाथ में है, उसी में क्या है कि ये ये स्टोरी मेंशन की गई है और उसके दिमाग में बार बार बात आना शुरू होता है। फिर कहानी क्या है, आगे बढ़ता है, वो किताब से रिलेट करता है, फिर वो प्रेजेंट में आता है। और कहानी ऐसा है कि ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एंड प्रॉमिसिंग स्कॉलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो इतना कहानी तो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में भी होता है कि क्योंकि कहानी वहीं से ली गई है, तो ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं वो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में भी है और ऑनर्ड के स्कॉलर जिप्सी में भी है। तो जो स्कॉलर था वो काफ़ी टैलेंटेड था, काफ़ी स्किल्ड था, काफ़ी हुनरमंद आदमी था वो, और साथ ही साथ प्रॉमिसिंग था, होनहार था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो ये कहानी है। फिर कहानी आगे बढ़ता है। बट ही वॉज़ वेरी पुअर। ऐसा होता है कि वो बहुत गरीब था। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट था लेकिन प्रॉमिसिंग था, काफ़ी टैलेंटेड था लेकिन काफ़ी गरीब था। His poverty compelled him to leave the university and join a wandering bands of gypsies. तो हुआ क्या कि गरीबी, जो आप जानते हैं पोवर्टी, जो इंसान को मजबूर कर देता है, तो ऐसा उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि हिज पोवर्टी कंपेल्ड हिम। कंपेल का मतलब बाध्य करना होता है, फोर्स करना, मजबूर करना होता है। तो उसे मजबूर कर दिया कि वो यूनिवर्सिटी को अब छोड़ दे और ज्वाइन करे अ वॉन्डरिंग बैंड ऑफ जिप्सीज़। वॉन्डरिंग बैंड्स ऑफ जिप्सीज़ का मतलब है कि ग्रुप ऑफ जिप्सीज़। जिप्सीज़ उन्हें कहा जाता है जो घुमंतू होते हैं, जिनका कोई अस्थाई रहने का जगह नहीं होता है। वो हमेशा सफ़र में ही होते हैं, कुछ देर टेंट लगा कर यहाँ रहते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और वो घूमते घूमते ज़िंदगी अपना बसर कर लेते हैं। तो सोचा कि इल्म ही हासिल करना है और इल्म हम वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए क्या है कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ करके, और छोड़ने का ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन में छोड़ दिया, वजह गरीबी थी उसकी। तो गरीबी के कारण वो मजबूर हो गया और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी छोड़ देता है और छोड़ करके जिप्सीज़ बैंड को ज्वाइन कर लेता है। जब पोएम की लाइंस पढ़ेंगे वहाँ ये भी रेफरेंस दिया हुआ है कि क्या है कि ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद और ऑक्सफोर्ड छोड़ने के साथ ही साथ वो उससे पहले कई लोगों से मुलाकात करता है। He visited door to door, he visited the neighboring people, he visited his beloved professors and teachers to help, to take support, to take help, but none became ready, none got ready to help him. तो क्या हुआ, किसी ने उसकी साथ दिया नहीं और किसी ने तैयार नहीं हुआ कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उसके पास कोई चॉइस थे भी नहीं। तो ऑक्सफोर्ड छोड़ने से पहले उसने हर उन लोगों को टच किया जो लगता था कि उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए, और जिसके वजह से एक दिन आया कि वो ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया। इट वॉज़ वेरी सैड एंड शॉकिंग। बहुत ही दुखद बात थी ये। This scholar had one more attraction to join the gypsy band। और जाहिर सी बात है, ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद वो कुछ और भी कर सकता था। वो अपने गांव जा सकता था, अपने शहर जा सकता था, वहाँ भी बैठ कर के किताबें लेकर के पढ़ाई कर सकता था। लेकिन ऐसा क्या था जो उसको अट्रैक्ट किया और जिसके वजह से इन्होंने जिप्सीज बैंड को ज्वाइन की? तो बस एक ही अट्रैक्शन था, मतलब एक ही चीज़ था जो इसको अपने तरफ खींचता था। वो क्या था, आगे देखते हैं। He had heard that the gypsies possessed some mysterious knowledge and wisdom which they never imparted to the aliens। इन्होंने सुना था, यानी स्कॉलर की बात हो रही है, लोगों से सुना होगा कि जिप्सीज जो हैं वो क्या है कि एक रहस्यमय ज्ञान उनके पास होता है। यहाँ पे वर्ड पजेस्ट यूज़ किया है, गौर करेंगे। पजेस्ट का मतलब कीप है, यानी रखने का सेंस है। तो जिप्सीज ऐसा होता है कि वो मिस्टीरियस, रहस्यमय, आप जानते हैं, और नॉलेज, इल्म, ज्ञान,
तो स्कॉलर ने सुना था कि जिप्सी जो होते हैं वो एक रहस्यमय ज्ञान उनके पास होता है, और विजडम भी होता है। विजडम मतलब अक्ल। अक्ल जिस जिस विजडम एक ऐसी चीज़ है जिसके जो ना हो तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पढ़ के भी जाहिल हो सकते हैं। तो विजडम जिसको आप अक्ल कहते हैं, और इनके पास अक्ल भी होता है। और विजडम आप अगर बाइबल में देखें, जैसे एक्लेसिस्टिकल एक 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 बाइबल में लेसन है जो पार्ट थर्ड में आप पढ़ेंगे, एक्लीसियास्ट्स द प्रीचर, जिसमें विजडम को उन्होंने कॉन्सियसनेस ऑफ गॉड कहा है कि इफ़ यू हैव दैट मच इंटेलिजेंस टू डिराइव सम मीनिंग ऑफ गेटिंग एंड राइजिंग सन, देन यू हैव विजडम। अगर आप डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को देख करके और कुछ समझ पैदा करें गॉड से रिगार्डिंग, तो आपके पास विजडम है। तो विजडम मीन्स अक्ल होता है। तो बोला कि उनके पास एक मिस्टीरियस नॉलेज और विजडम होता है। नॉलेज भी होती है और विजडम भी होती है, यानी वो इनलाइटेंड लोग होते हैं, विच दे नेवर इम्पार्टेड टू द एलियंस। जो कि वो मतलब जिप्सीज की बात हो रही है, कभी भी इम्पार्ट नहीं करते हैं एलियंस को। एलियंस का मतलब स्ट्रेंजर्स को, अजनबी को, जिनको वो नहीं जानते हैं। और इम्पार्ट का मतलब शेयर करना होता है। तो जो भी उनके पास इल्म होता है, जो भी उनके पास ज्ञान होता है, जो भी उनके पास विजडम होता है, वो उन लोगों को नहीं बताते हैं, उन लोगों को नहीं शेयर करते हैं जो उनसे नहीं होते हैं, यानी जो उनके परिचित नहीं होते हैं। और यही बात था जो कि स्कॉलर जिप्सी को अट्रैक्ट करता था बार बार, कि क्यों नहीं हम जिप्सीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, उनके पास भी नॉलेज होता है, उनके पास भी विजडम होता है, और हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते क्यों हैं, क्योंकि हम इल्म हासिल कर सकें और साथ ही साथ अपने विजडम को पर दे सकें, विंग्स दे सकें, समझदार बन सकें। तो ये बात तो जिप्सीज़ के साथ भी था, और वहाँ कुछ फ़ी भी नहीं लग रहे थे। और उनका शर्त था जिप्सीज़ का कि वो कभी भी एलियंस को, यानी स्ट्रेंजर्स को, अजनबी को वो इल्म नहीं शेयर करते थे। ये बात स्कॉलर को मालूम था। Therefore, he decided to join their clan and become one of them. Clan का मतलब यहाँ ग्रुप है, यानी इसलिए स्कॉलर ने सोचा कि हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, और हम उनके बैंड को, यानी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हीं का एक हिस्सा बन जाते हैं, सो दैट ही कैन लर्न देयर मिस्टीरियस नॉलेज, ताकि वो मतलब कि स्कॉलर जिप्सी उनकी जो रहस्यमय ज्ञान है उसको हासिल कर सके। ऐसा है। A scholar joined their company and roamed about all over the country with them। और स्कॉलर ने क्या किया कि उनकी कंपनी को ज्वाइन किया, यानी उनके बैंड को उनका साथी बना, और पूरी दुनिया सफ़र किया। रोम्ड आप जानते हैं, रोम मतलब घूमना है। अबाउट ऑल ओवर द कंट्री विद दैम, यानी उनके साथ पूरी दुनिया का सफ़र किया। In the course of time, they imparted their knowledge to him। और जैसे 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 वक्त गुजरा, in the course of time ये एक फ्रेज़ है, as time passage, जैसे जैसे वक्त गुजरा, they imparted, they किसके लिए है? जिप्सीज़ के लिए। यानी जिप्सीज़ ने क्या किए कि अपने जो इल्म था, जो अपना ज्ञान था, उसको शेयर कर दिए, इम्पार्ट कर दिए। तो इम्पार्ट वर्ड को आप याद करेंगे, मतलब इसका है शेयर, मतलब बांटना। But the scholar refused to come back to the world even thereafter। लेकिन हुआ क्या कि अब इल्म हासिल करने के बाद भी स्कॉलर अपनी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न नहीं आया, यानी अपने गांव और अपने शहर वापस नहीं आया। He abandoned Oxford and friends forever। और हमेशा हमेश के लिए ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया और अपने दोस्तों को छोड़ दिया। तो आप समझ गए किस तरीके से ये जो पोएम है जिसमें स्कॉलर जिप्सी की बात हो रही है, वो क्यों
ज्वाइन किया उनकी बैंड को, उनकी ग्रुप को, और फिर किस तरीके से उसने इल्म हासिल किया। जब जब जैसे उन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारा, वो जैसे जैसे वक्त गुजरते गए, जैसे जैसे उन लोगों को ट्रस्ट बिल्ट होता गया, वो अपनी जो इल्म था, जो अपना मिस्टीरियस नॉलेज था, उसको स्कॉलर से शेयर कर दिया उन लोगों ने। और जब ये नॉलेज आ गई, when he acquired that knowledge, then he didn't return to the normal life, लेकिन वो उसके बाद नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आया। और he had abandoned, मतलब हमेशा हमेश के लिए छोड़ दिया अपने दोस्तों को और ऑक्सफोर्ड को। फिर स्टोरी आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। स्टोरी के अंत में एक मैसेज है जो कि काफ़ी कैचिंग है और काफ़ी मेस्मराइजिंग है और टचिंग है, जो कि जब हम कहानी के लास्ट में आएंगे तो आपको समझ आ जाएंगी कि आखिर ये पोएम लिखा क्यों गया और किस मकसद के तहत इस कहानी को नरेट किया गया है। The story goes like that. The scholar Gypsy once happened to meet two of his Oxford friends. क्या है कि कहानी जब आगे बढ़ता है तो द स्कॉलर जिप्सी की बात हो रही, यानी स्कॉलर जिप्सी एक बार मुलाकात हुई थी, अपने दो दोस्तों से ही मिला था। उसको लिखा है कि द स्टोरी गोज लाइक दैट, द स्कॉलर जिप्सी वंस happened to meet two of his Oxford friends, यानी अपने दो दोस्तों से जो ऑक्सफर्ड से उन उन इत्तफाक़वश मुलाकात हुई। यानी ये कहानी जब आगे बढ़ता है तो उसमें बताया गया कि एक वक्त की बात होता है कि जिप्सी ऐसा ही घूम रहा होता है, यानी स्कॉलर जिप्सी, और इत्तफाक, बाय चांस, बाय लक, क्या होता है कि दो दोस्त ऑक्सफोर्ड के होते हैं और उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। हैपन टू मीट मतलब इत्तफाकवश ऐसा होता है कि मुलाकात हो जाती है। They inquired of him about the life he lived and the knowledge he had acquired. और जब दोस्त मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आपस में कॉन्वर्सेशंस होती है, और कॉन्वर्सेशंस के साथ वो भी जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आप बताएं ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक उसी तरीके से स्कॉलर जिप्सी से उसके दो दोस्त प्रश्न करते हैं कि भाई चल क्या रहा है, तो क्या आपने इल्म हासिल कर लिया और क्या आपने नॉलेज हासिल कर लिया, यही है। तो वो दे इंक्वायर्ड ऑफ, आप जानते होंगे मतलब इंक्वायरी करना, पूछना, पूछते हैं किससे, स्कॉलर जिप्सी से, उसकी लाइफ के बारे में, अबाउट द लाइफ ही लिव्ड, बोलता है कि क्या ज़िंदगी चल रही है, कैसी ज़िंदगी चल रही है तुम्हारी, बताओ। तो पूछा दो दोस्तों ने, एंड द नॉलेज ही हैड एक्वायर्ड, और पूछा कि ये भी पूछा कि बताओ ऐसा क्या इल्म हासिल किया है तुमने, ऐसा क्या ज्ञान हासिल किया है, उसके बारे में बताओ। The scholar told them that his pursuit and the mastery of knowledge was not yet complete. और उस वक्त इसकी मुलाकात हुई थी स्कॉलर जिप्सी की जब ये अभी अपना प्रोसेस में था, पूरी लास्ट में नहीं, प्रोसेस में, वाइल ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। उस वक्त की बात है कि जब मुलाकात हुई थी। तो स्कॉलर उन लोगों को बताता है कि देखो अभी जो मेरा परसूट है, यानी मेरा जो सर्च है, जो मेरा एक्सप्लोरेशन है, और जो मेरा जो 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 ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो सेंटेंस जो है, द स्कॉलर टोल्ड देम दैट हिज परसूट, परसूट मतलब खोज, सर्च, और एक तरह से गोल भी ले सकते हैं कि जो इसका लक्ष्य है मेरा, एंड द मास्टरी ऑफ नॉलेज, और ज्ञान पे जो कमांड है वो अभी तक बोलता है कि पूरा नहीं हुआ है। ये सेंटेंस नरेशन में है इसीलिए ऐसा लिखा हुआ, वॉज नॉट येट कंप्लीट, अभी तक बोलता है कि पूरा नहीं हुआ है। After acquiring full knowledge, he would come back to normal social life and publish the secret knowledge for the good of all. और ये भी बोलता है स्कॉलर जिप्सी उन अपने दोस्तों से कि देखो अभी तो प्रोसेस में है, जब ज्ञान आ जाएंगी, जब हम इल्म हासिल कर लेंगे तो हम वापस आएंगे नॉर्मल लाइफ में,
और आकर के वो जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया होगा तो उसको हम लिख करके और पब्लिक डोमेन में पब्लिश करेंगे। वो सीक्रेट नॉलेज फॉर द गुड ऑफ ऑल, मतलब फॉर द गुड ऑफ द पीपल और फॉर द गुड ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों को समझ देने के लिए हम उस जो सीक्रेट नॉलेज जो हासिल कर रहे हैं उसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने का मतलब कि किताब के ज़रिए से हम लोगों के बीच लाएंगे। ये बात तो बोल देता है उस वक्त जब बहुत शुरू में ही जब उसकी ज़िंदगी की सफ़र चल रही होती है जिप्सीज़ के साथ, तो ये बता देता है कि ऐसा है कि अभी हमारी क्या है कि सफ़र चल रहा है, हमने अभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, और जैसे ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उस नॉलेज पे मास्टरी हासिल कर लेंगे तो फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न आएंगे और लोगों की भलाई के लिए, फॉर द गुड ऑफ पीपल, हम उस नॉलेज को क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। विद दीज वर्ड्स द स्कॉलर लेफ्ट द टू फ्रेंड्स फॉर गुड। और बोलता है देखो भाई क्या है कि अब जाहिर सी बात है जब दो दोस्त मिले होंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट भी कर रहा हो कि भाई क्या ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत ही टेरेबल लाइफ है तुम्हारी, छोड़ो चलो हम लोगों के साथ। लेकिन क्या है कि इन्हीं शब्दों के साथ वो दो दोस्त क्या है कि वापस चले जाते हैं इसकी भलाई के लिए। However, people believe that the scholar can still be seen, a haggard looking and woe-begone young man। लेकिन बात ऐसा है कि अभी भी ऐसा लोग मानता है कि हैगर्ड लुकिंग मतलब बिल्कुल विदर्ड, मतलब मुरझाया हुआ, झुलसाया हुआ, स्केल्टन लाइक, क्या है कि अभी भी वो आदमी दिखता है। तो कहानी यहाँ से थोड़ा सा स्विच किया गया है। बात तो ऐसा है कि उस वक्त के बाद जब दो दोस्त मिलते हैं वो इन भलाई के लिए इसे छोड़ देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि आज वो इंसान इन्हीं ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड में दिखता है, लेकिन बिल्कुल हैगर्ड लुकिंग और वो बिगॉन मतलब टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, अजीब सा चेहरा झुलसाया हुआ, ऐसा दिखता है वो आदमी। सीटेड बाई फायर साइड इन सम एल हाउस। एल हाउस जो कि एक रुइंड हाउस होता है, एक तरह से अबैंडन पैलेस प्लेसेस भी को कह सकते हैं, या अबैंडन घर को कह सकते हैं जो किसी ने छोड़ दिया हो, या सराय भी कह सकते हैं। तो वैसे जगहों पे इसको आग के सामने बैठा हुआ दिखता है। But before he can be definitely detected and interrogated, he runs away and disappears। लेकिन जब कभी कोई आदमी अभी उसको देखता है और देखने के बाद सोचता है कि चलो उसको पकड़ते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, तब तक वो उठता है और वहाँ से चला जाता है। जब दो दोस्त मिले थे और अभी दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जब दो दोस्त मिले थे इसके रास्ते में तो वो बात किया था और बताया था कि हम अभी कुछ मकसद के तहत क्या है ज़िंदगी जी रहे हैं, और बोलता है कि हम चलते हैं, फिर हमारी मुलाकात होंगी, जब हम इल्म हासिल कर लेंगे वापस आ जाएंगे। लेकिन ठीक उसके कॉन्ट्ररी बात ऐसा हो चुका है कि आज लोग ऐसा मानता है कि वो आदमी बिल्कुल एग्जॉस्टेड, टायर्ड और विदर्ड दिखाई देता है। वो भी कहाँ, कुछ घर होते हैं जो कि अबैंडन्ड होते हैं, और कुछ एल हाउस का मतलब है कि कुछ ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोग बैठकर खाते पीते और आग उग तापते हैं, कुछ देर के लिए शेल्टर लेते हैं। तो वैसे जगहों पे ये भी कभी कभी बैठा दिख जाता है जब कोई नहीं होता है। और जैसे ही लोग उसको देखते हैं और सोचते हैं कि चलो इससे प्रश्न करते हैं, तब तक वो उठता है और भाग जाता है, जो कि प्रेजेंट जोड़ा गया है कि अभी उसका ऐसा हाल है। फिर ऐसा है कि द स्कॉलर हैज़ नॉट बीन सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। लेकिन कुछ अरसे से, कुछ लंबे अरसे से बात है कि स्कॉलर दिखा नहीं है किसी को। पहले तो कभी दिख जाता था जो कि वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन अभी ऐसा हाल है कि कभी ये आदमी दिख नहीं रहा है किसी को। एंड द पोएट हैज़ set many shepherds and country boys to locate him ऑल ओवर द कंट्री साइड। जो भी ग्रामीण इलाका है, तो जो पोइट है ये भी चालाक, बहुत चालाक है। क्या है कि
जितने भी शेफर्ड्स हैं जो कंट्री साइड में जा कर के अपनी भेड़ों को चराते हैं, कुछ बच्चे हैं गांव देहात के, उन लोगों को सबको कुछ कुछ जगह पे लगा दिया है कि लगाया हुआ है कि जब कभी भी तुम्हें दिखे कौन ये स्कॉलर जिप्सी, तो मुझे इन्फॉर्म करना। उस वक्त तो मोबाइल वोबाइल था नहीं कि वो लोग मोबाइल से कॉल करके बता देते, लेकिन सबको क्या है कि फिज़िकली सबको एक टास्क दिया हुआ है कि आप अलग अलग लोकेशंस दे दिया है कि आप वहाँ खड़ा हों और उसे लोकेट करने की कोशिश करें, मतलब उसके फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जब भी दिखे हमें इन्फॉर्म करें। आखिर पोइट को इतना तड़प क्यों है, ये भी एक प्रश्न है कि वाई द पोइट इज सो मच लॉन्गिंग टू सी दैट a scholar gypsy, why he is so much interested in a scholar gypsy। ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी कि ये आदमी आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। दरअसल जो स्कॉलर जिप्सी की तरह जो लाइफ जिया गया है वो एक एग्जाम्पलरी है, वो एक एग्जाम्पल पेश किया है दुनिया की तरफ। और पोइट मैथ्यू आर्नल्ड को दरअसल क्या है कि काफ़ी फैसिनेशन है, काफ़ी अट्रैक्शन है स्कॉलर को लेकर के। तो इन्होंने एक कहानी बनाया है, एक कहानी की तरह इस बात को रख रहा है कि पोइट ने, यानी मैथ्यू आर्नल्ड की बात हो रही है कि उन्होंने शेफर्ड्स को पूरी ग्रामीण क्षेत्र में छोड़ दिया है और लड़कों को भी छोड़ दिया है ताकि वो देखते रहें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें। सम बिलीव दैट स्कॉलर हैज़ बिकम अ गोस्ट। अब उस तरह से क्या है कि अफवाह भी है, र्यूमर भी है, कुछ लोगों का मानना है कि वो भूत हो गया है, इसीलिए क्या है कि कभी कभी उसका स्पिरिट्स कहीं कहीं दिख जाता है। अब क्या है कि लोगों का जो परसेप्शन है वो अपीयरेंस के साथ है, यानी कभी कभी वो दिखता है, कभी कभी लोगों को ऐसा हो सकता है कि एज एल्यूजन क्रिएट होता होगा, हालुसिनेशंस क्रिएट होता होगा और उनको रिफ्लेक्ट होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो समटाइम्स राइडर्स सी हिम अक्रॉस द रिवर टेम्स। ऐसा है कि राइडर्स का मतलब कि जो सफ़र में होते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं, उन लोगों को कभी कभी सी राइडर कह सकते हैं यहाँ पे, उन लोगों को क्या है कि वो टेम्स नदी पे दिख जाता है। द विलेज गर्ल्स हैव समटाइम्स सीन हिम रोमिंग इन द डार्कनिंग फील्ड्स। और कभी कभी गांव की जो लड़कियां हैं, इनोसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी वो दिख जाता है घूमते हुए। डार्कनिंग फील्ड्स का मतलब है कि जब अंधेरा हो जाता है, सूर्यास्त के बाद अंधेरे में, वैसे फील्ड जहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं होती है, जिसको आप डार्कनिंग फील्ड्स कहेंगे, तो अंधेरे में खेतों में क्या है कि आदमी दिख जाता है स्कॉलर। समटाइम्स ही गिफ्ट्स फ्लावर्स टू द गर्ल्स बट डज नॉट स्पीक टू दैम। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्कॉलर उनके करीब जाता है, उनके कुछ फ्लावर्स देता है उनके इनोसेंस की वजह से, और फिर क्या है कि उनसे बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। Children have sometimes seen him moving slowly away through the long dewy pasture lands in the evening when the stars come out and shine। कभी कभी बच्चों को भी दिख जाता है slowly moving थ्रू द लॉन्ग डिवी पेस्चर्स लैंड। मतलब क्या है कि खूबसूरत घास से भरा हुआ वो भूमि, वो जगह, वो लैंड्स जिन पे शबनम का कतरा, ओस के बूंद गिरे हुए हैं, और इवनिंग में, शाम का समय है, और आसमान में तारे हैं जो निकल आए हैं, चमक रहे हैं, उस वक्त की बात किया है। यानी सूर्यास्त के बाद और मौसम ठंडा होता है इंग्लैंड में, तो हो सकता है कि ड्यू गिरे हुए हों, शबनम के कतरे बिल्कुल फैले हुए हैं, और वो खूबसूरत लैंड्स जिस पे घास निकला हुआ है और उस पे बच्चे खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो उन्हीं जगहों पे क्या है कि कभी कभी स्कॉलर भी उन्हें दिख जाता है, ऐसा है। तो आप नोट करें किनको किनको दिखता है कभी कभी वो। क्या है कि राइडर्स हैं, राइडर्स मतलब सी राइडर्स जो टेम्स रिवर पे सफ़र कर रहे होते हैं, उनको दिखता है। फिर विलेज गर्ल्स हैं, उनको भी दिख जाता है कभी कभी। डार्कनिंग फील्ड्स मतलब डार्क फील्ड में, यानी अंधेरे खेतों में दिख जाता है। फिर कभी कभी
क्या है कि बच्चों को भी दिखता है धीरे धीरे चलते हुए वो खूबसूरत सबनमिंग सबनबी सब क्या है कि डिवी लैंड्स बोला है नहीं, यानी सबनमी खेतों में। और वो भी शाम के पहर जब तारे क्या है कि आसमान में निकल आए होते हैं और चमक रहे होते हैं। तो कुल मिला जुला करके आप समझ सकते हैं कि अभी जो र्यूमर है, और ये हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, एस्कॉलर जिप्सी बाय मैथ्यू आर्नल्ड जो पोएम है उसमें ये बात मेंशन की गई है कि दिस एस्कॉलर जिप्सी इज़ नाउ to be witnessed or is to be seen by a number of innocent people, especially girls and children. And the way and the time he comes from his hiding is of course touching. It is evening and darkening when he comes out from his hiding and move across the countryside of Oxford, और ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड ऑफ ऑक्सफोर्ड में क्या है कि वो घूमता है। तो हमने कहानी को यहाँ तक रिलेट किया है, और आई टेल यू to wait for the next video. In that video I will complete the entire story. अभी हम लोग क्या है कि हाफ पहुँचे हैं और हाफ अभी कवर करना है। तो अभी तक तो कहानी ही चल रही थी, लेकिन इसके बाद क्या है कि पोइट का जो मैसेज है वो मैसेज निकल करके आएगा कि आखिर पोइट ने, ख़ास तौर से मैथ्यू आर्नल्ड ने, एस्कॉलर जिप्सी जो कि मिड 17th सेंचुरी ग्रैनविल्स बुक ऑफ डॉगमेटाइजिंग में मेंशन की गई स्टोरी को ही क्यों चूज़ किया, और फिर इसको एक नई लाइट में, एक नई रोशनी में क्या है कि पोएम को ऑडियंस के बीच लाया लिख करके।